हर बार लखनऊ आकर के दोस्तों के बीच में मैं कुछ न कुछ लेके वापस जाता हूँ। और इस बार तो बहुत बड़ा सम्मान लेके जा रहा हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारी शख्सियत में कौन कौन शामिल है, हमें किसने किसने बनाया है, कौन कौन हमारा हिस्सा है। और जब मैं पलट करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे ख़ानदान की जिसकी बात यहाँ की गई वो मेरे अंदर शामिल नहीं है, बल्कि एक बड़ा ख़ानदान जो लेफ्ट मूवमेंट का ख़ानदान था वो मेरे अंदर शामिल है। मैं जो कुछ भी हूँ वो उन बड़ों की वजह से हूँ जिन्होंने हमको वो माहौल दिया, वो विचारधारा दी, समझने का, देखने का नज़रिया दिया, समाज को परखने और जो कुछ हम किताबों में पढ़ रहे हैं उसको परखने की क्षमता दी हमें। मैं ये समझता हूं कि अक्सर सवाल पूछा जाता है कि साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा रूढ़िवादी क्यों होते हैं, और उसका मेरे पास सिर्फ जवाब यही है कि खाली साइंस और टेक्नोलॉजी खास तौर से आपको साइंटिफिक टेम्पर तक नहीं ले जाती। साइंटिफिक टेम्पर के लिए आपके पास कोई घर का माहौल तो जाहिर है कि होना ही चाहिए, लेकिन वहाँ पर आपके बड़ों में कोई प्रोफेसर इरफान हबीब होना चाहिए, कोई प्रोफेसर केपी सिंह होना चाहिए, और होनी चाहिए इनके पिताजी। ये माहौल है जिसने मुझे गढ़ा और मेरे बड़े भाई बहन को गढ़ा। और मैं एक ऐसे माहौल में था जहां रोज शाम को इरफान चचा और पता नहीं क्यों वो हमेशा से कॉमरेड केपी सिंह थे। और अजीब बात यह है कि नमिता दीदी हमेशा नमिता दीदी रही, वो कॉमरेड नमिता नहीं थी। तो रोज शाम को, क्योंकि बराबर में एक ऑफिस हुआ करता था, जो हमने आंख खोली तो एम्प्लॉयज यूनियन के ऑफिस में हर रोज ही मीटिंग हुआ करती थी, आते थे, बैठते थे। और उसके बाद वहां से उठ के, क्योंकि सबसे करीब हमारा घर हुआ करता था उस ऑफिस के, शाम को चाय पी जाती थी। और हम लोगों का काम था कि हम लोग चाय का दौर जारी रखें, और उसमें हमारे कानों में कुछ अल्फाज पढ़ते रहते थे। अक्सर समझ में धीरे धीरे आना शुरू हुए होंगे, लेकिन ये कि माहौल ने कहीं रगों में इस मुल्क की गरीब जनता और अवाम के लिए कहीं ना कहीं वो दर्द जगा दिया, जिसके बारे में फैज़ साहब लिखा करते हैं कि आजिज़ी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी। ये अपने आप नहीं आता। मैं अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये मालूम है कि ख़यालात के संघर्ष में केपी साहब का ये कहना, कॉमरेड केपी का ये कहना कि जब सबके पास ऐसा घर होगा तब मुझे भी ऐसा घर चाहिए, उसकी ख्वाहिश है। ये ख़यालात के संघर्ष का एक हिस्सा है, क्योंकि सब ऐसा नहीं सोचते हैं। हम अगर ये कहना चाहें कि ये आज की
दौर की मानसिकता में पिरोया गई एक चीज है, ऐसा नहीं है। एक बड़ा हिस्सा आज भी ये सोचता है कि हमारे पास ही होना चाहिए सब कुछ। तो ये संघर्ष में अगर आपको माहौल मिल जाता है, तब फिर आप लकीर खींचते हैं कि आप किधर की तरफ खड़े होंगे, और जिंदगी भर आप उस पाले में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। हम इस संघर्ष में देखते हैं कि कुछ चीजों की जीत हमने हासिल कर ली, और मुझसे कहा गया है कि मैं साइंटिफिक टेम्पर और उसका रिश्ता समाज से, इसके बारे में बात करूं। तो मुझे ये लगता है कि जिस दौर से हिंदुस्तान में संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ गुजरा, उसमें ये बात बहुत साफ दिखाई देती है कि जब हमारा संविधान बनता है, उससे पहले नेहरू एक किताब लिख चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, और उस किताब में 10 पेजेस की बात करता हूं, आप लोगों से भी पहले की जा चुकी है, यहां दोहराना चाहता हूं एक बार। और वो पहली बार साइंटिफिक टेम्पर का लफ्ज, फ्रेज कॉइन करते हैं, जिसको हमने हिंदी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उर्दू में नजरिया कहा है, साइंसी नजरिया कहा है। वो कहां से लेकर के आते हैं, इसके ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्होंने कॉइन किया था, लेकिन अगर हिस्ट्री में जाएं तो ये यूरोप में था, मौजूद था। पर अद्भुत बात यह है कि नेहरू जो एक पॉलिटिशियन है, जो साइंटिस्ट नहीं है, वो साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर हमको सबसे ज्यादा खूबसूरत डेफिनेशन क्यों देते? 3 तरह से उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है, और भी बहुत जगह एक्सप्लेन किया है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण डेफिनेशन दी है। एक जगह वो कहते हैं, जो लंबी डेफिनेशन है, कि ये पुरानी मान्यताओं को छोड़ने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो आप साइंटिफिकली टेम्पर्ड हैं। अगर आपको अपनी सोच अनुशासन में रखने की क्षमता है आपके अंदर, तो आप साइंटिफिकली टेम्पर्ड हैं। आप नए डाटा की बेसिस के ऊपर पुरानी बातों को अगर गलत साबित किया जाए तो उन्हें अगर मानने के लिए तैयार हैं, तब आप साइंटिफिकली टेम्पर्ड हैं। प्री कंसीव्ड नोशंस को और परंपराओं को छोड़ना है, ये डेफिनेशन का एक हिस्सा है। एक और जगह वो ये कहते हैं कि लेबोरेटरी से बाहर जिन चीजों के ऊपर हम पहुंचे हैं, लेबोरेटरी के अंदर जो कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए हैं लेबोरेटरी के अंदर, उनकी एप्लीकेशन बियॉन्ड द 4 वॉल्स ऑफ लेबोरेटरी, ये साइंटिफिक टेम्पर है। और एक बहुत ही खूबसूरत आखिरी डेफिनेशन के बाद मैं आगे बढ़ता हूं, जहां वो ये कहते हैं, जो आप सबको शायद मालूम भी होगी, कि साइंटिफिक टेम्पर इज टेम्पर ऑफ अ फ्री मैन। आज के दौर में थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, बिकॉज उन्होंने मैन का वर्ड इस्तेमाल किया है यहां पर, लेकिन उस वक्त ये जायज था जब नेहरू शायद लिख रहे थे। पर इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप फ्री ह्यूमन बीइंग नहीं हैं जब तक आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, और अगर फ्री नहीं है तो आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर हो भी नहीं सकता। तो दोनों का, फ्रीडम का और साइंटिफिक टेम्पर का गहरा रिश्ता है, और ये दोहरा रिश्ता है दोनों के बीच में। पर मैं सवाल की तरफ फिर लौटता हूं
कि एक ऐसा शख्स जो हिंदुस्तान के अंदर गांधी के बाद सबसे ज्यादा बड़ा लीडर, हिंदुस्तान अभी 1942 के जो बड़ा अकाल था उससे बाहर निकला है, सब जेल में बंद हैं, 45 में आज़ाद होने के कगार पर है। वहाँ एक पॉलिटिशियन बैठा हुआ जेल में किताब लिख रहा है और वो साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है। ये मुझे बहुत हमेशा से अद्भुत लगा। तो क्या वजह है कि वो सोच पाए इसके बारे में? ये तो साइंटिस्ट के बाद से डेफिनेशंस आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफाइन करने की साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक विजन, साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग थिंग्स, साइंटिफिक वे ऑफ जजिंग, ये सब हमें अपने साइंटिस्ट की स्पीचेस में वर्ड्स मिलते हैं, फ्रेजेस मिलते हैं, जो 100 साल का इतिहास है साइंटिस्ट का पिछला, आज़ादी से पहले का। पर इतनी क्लैरिटी के साथ एक पॉलिटिशियन डिफाइन करता है, तो इसकी क्या वजह है? मुझे इसकी वजह जो समझ में आती है वो ये आती है कि उस वक्त के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे नेता हैं, जो ले जा रहे हैं आगे हिंदुस्तान के आज़ादी के संघर्ष को, उनकी परवरिश कहाँ हो रही है, उनके ख्यालात कहाँ से आ रहे हैं? वो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से के बेहतरीन दिमागों के साथ लगातार संवाद में। वो खुद इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन क्योंकि उनका संपर्क जोश मलियाबादी और फिलाक गोरखपुरी से लेकर के आइंस्टाइन और रदरफोर्ड तक दिखाई देता है, ये है रेंज उनके इंटेलेक्चुअल परवरिश में जो लोग शामिल हैं। जिस तरह मैं अपनी जिंदगी के बारे में देख रहा था कि मेरी जिंदगी कैसे ढली है, मेरे ख्यालात कैसे ढले हैं, उस वक्त की जो लीडरशिप थी उसके ख्यालात बेहतरीन किताबों से जो वो लगातार पढ़ रहे थे। भगत सिंह के बारे में हमें मालूम है कि उसने उस छोटी सी जिंदगी में सैकड़ों किताबें पढ़ ली थी, और ये जो लीडरशिप थी इसकी परवरिश हो रही थी उन लोगों के बीच में जो उस वक्त के बेहतरीन दिमाग थे, जो आगे आने वाली दुनिया के बारे में सोच रहे थे, जो साइंस कर रहे थे या फिल्में बना रहे थे या म्यूजिशियंस थे या पेंटर्स थे। ये सब उनकी माहौल का और दोस्तों का हिस्सा थे। मेरे पास वक्त कितना आप बता दीजिएगा। अब मुझे तो दोस्तों, ये है वो हिंदुस्तान जो अभी दिमागों में है और बन रहा है, और इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रूह में साइंटिफिक टेम्पर शामिल है। सोचिए, एक ऐसा समाज है जो समाज पूरी तरह से बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, जमानों में बटा हुआ है, खान पान में बटा हुआ है, और वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है, मर्द औरत में बटा हुआ है। ऐसा समाज है जिसमें हम सोच भी नहीं सकते कि औरत मर्द बराबर होंगे, क्योंकि औरत तो ताड़न की अधिकारी थी। एक ऐसा समाज जिसमें अगर श्लोक कान में चले जाएं तो सीसा पिघला के डाल देते थे। एक ऐसा समाज जिसमें अगर पति मर जाए
तो बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। एक ऐसा समाज जिसके अंदर सबके पास हक नहीं था पिछले 2500 साल से प्रॉपर्टी रखने का। प्रॉपर्टी कुछ ही लोग रख सकते थे। एक ऐसा समाज जिसके अंदर आपको वही व्यवसाय करना पड़ता था जिस घर, खानदान या जाति में आप पैदा हुए। वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन आता है और ये कहता है कि सब इंसान बराबर हैं, सारे नागरिक बराबर हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक ऐसा समाज के अंदर ये किताब आती है जो कहती है कि पढ़ाई का सबको अधिकार है, शिक्षा का सबको अधिकार है, औरत मर्द बराबर है, सबको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। ये बिना उस माहौल के, उस परवरिश के जिसके अंदर लेफ्ट मूवमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, पॉसिबल नहीं था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जिनकी तरफ हम देखते हैं आज कि वो बहुत हमसे आगे हैं, खास तौर से यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के देश। वहां इन सारी चीजों के लिए हमारी आजादी के बाद तक कुछ देशों में संघर्ष करना पड़ा है। यह हक उनको आसानी से नहीं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो पैदा हो रहे हैं और जिनके ऊपर बेहद गहरा असर लेफ्ट आइडियोलॉजी का है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन गढ़ते हैं जिसमें हमको बराबरी मिल जाती है और तरह तरह की बराबरी मिल जाती है, पर समाज के अंदर नहीं मिलती। इस बात को बहुत बार खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपीट किया है, उस किताब से कुछ नहीं होता। तो एक और सवाल पैदा होता है कि क्या वो लोग जो पार्लियामेंट में उस वक्त थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने दस्तखत किए इसके ऊपर और इसे पास किया, उनके अंदर ये वैल्यूज थी क्या? वो घर में प्रैक्टिस कर रहे थे? मेरा मानना यह है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे रहे होंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ का पानी भी नहीं पीते। घर के अंदर तो छोड़िए बराबरी, बीवी और बेटी को अपने और बेटे के बराबर समझना तो दूर की बात है बहुत। वो शायद पानी भी नहीं पीते और वो कह रहे थे कि इंसान बराबर है, उसके ऊपर साइन कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे? बात यह है कि उनका मानना था कि जैसा देश है वैसा चलता रहेगा। ये 4-6 लोग हैं, 10, 15, 20 लोग हैं, ये लेफ्ट वाले हैं, अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, हमारे बस का नहीं बनाना, बनाने दो, पर परनाला वहीं रहेगा। समाज के हम ठेकेदार हैं, हम जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा और 2500 साल से चल रहा है, इसको कोई छू नहीं सकता। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने को असर्ट करना शुरू किया। कहीं कोई उठ खड़ा हुआ, कहीं कोई महिला उठ खड़ी हुई, मुझे अपना हक चाहिए, दलित उठ खड़े हुए, SC STs उठ खड़े हुए, नौजवान उठ खड़े हुए, अपना अपना हक मांगने के लिए। और समाज में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। ये बात सही है कि बड़ा बदलाव हमारे देश के अंदर रेवोल्यूशन की तरह का कुछ नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव आने लगे। और अब वो ताकतें जो ये सोच रही थी कि इस किताब से कुछ नहीं होता, वो छटपटाती हुई दिखाई दे रही। 80 के दशक के बाद जब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट मूवमेंट भी और साइंस मूवमेंट भी अपनी पीक पर था, तब एक और चीज हो रही थी उस वक्त, और वो थी बाबाओं का उदय। अगर आप नजर डालें तो टेलीविजन शुरू होता है और टेलीविजन में एक नए तरह का बाबा,
आपको नाम शायद याद हो, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो सुबह सुबह आकर के दूरदर्शन के ऊपर योगा कराते थे। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था जो उस वक्त की लीडरशिप ने किया, खासतौर से इंदिरा गांधी उसकी जिम्मेदार थी। और हम ये बात नहीं समझ पाए कि ये कितना बड़ा नुकसान आगे आने वाली नस्लों को पहुंचाने जा रहा है। अगर हम उसके बाद का पीरियड देखें तो ये नए दौर के बाबा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मठ नहीं थे, हमारे यहाँ बाबा नहीं थे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के अखाड़े नहीं थे, वो सब कुछ था, लेकिन ये कुछ नए बाबा थे, ये कुछ नया प्रोसेस था, इनमें कुछ अलग बात थी। और ये अध्यात्म से ज्यादा जिससे इनका कोई खास लेना देना नहीं था, इनका लेना देना मार्केट के साथ था। और फिर 90 का दशक आते आते हमको ये दिखाई देता है कि इस देश के अंदर हर कोने खदरे में बाबाओं की फसल उग रही। ये मॉडर्न बाबा थे और इनके साथ एक खास बात ये थी कि ये लैंड ग्रैब कर रहे थे लार्ज लेवल के ऊपर, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रहे थे और उस पैसे का इस्तेमाल करके ये अपने साथ लोगों को जोड़ रहे थे। इनके बहुत सारे भक्त पैदा हो रहे थे और ये करप्शन का सेंटर थे। यहां पर जुडिशरी से हो लोग, एग्जीक्यूटिव के किसी हिस्से से हों, आईएएस ऑफिसर हों, आईएपीएस ऑफिसर से लेकर के नीचे तक लोग आते थे। और अब यहां फैसले होने लगे कि किसका ट्रांसफर कहां होगा और कैसे होगा और कौन किधर जाएगा, किसको ठेका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ये थी फैक्ट्रीज नई, एक नया कॉरपोरेट सेक्टर पैदा हो रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा हो रहा था, पाकिस्तान में भी था। वहाँ के सबसे मशहूर और ताकतवर बाबा का शायद आप लोगों को नाम पता ना हो, उनका नाम था कोको कोला बाबा, जिन्होंने आखिरकार धमकी दी थी कि अब पॉलिटिशियंस को नहीं, अब हमें सरकार चलानी है, और वो वहाँ अटैक करने के लिए तैयार थे। वो अलग किस्सा है, कभी और बात हो सकती है उसके ऊपर। लेकिन ये बाबाओं का उदय हो रहा था और ये कॉरपोरेट सेक्टर की तरह से उभर रहे थे। इनका प्रोडक्ट क्या था? इनका प्रोडक्ट था नए नए तरह तरह के मिथ्स और सुपरस्टिशंस परोसना। तो बहुत सारे, जिस तरह से आप कुछ चीज़ों के ऊपर हंसते हैं कि भाई ये नया प्रोडक्ट आ गया, ये लॉलीपॉप आ गई वगैरह वगैरह, उस तरह से ये इनकी रेंज बहुत बड़ी थी। यानी यहां से लेकर के खीर खाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या 5 रुमाल खरीदो या 11 रुमाल खरीदो, उसमें से एक अपने पास रख देना और 10 रुमाल बांट देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। या तुमने अपने फ्रिज के अंदर कोका कोला की बोतल नहीं रखी हुई है, वो जाते ही रख देना, उसमें कुछ नहीं था, इसलिए तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम। यहाँ से लेकर के आपका भविष्य बताने तक, यानी अभी कल जो खबर है वो कह रही है कि उन्होंने बता दिया कि कैंसर कैसे ठीक होगा। एक ऐसे बाबा ने जिन्होंने ये भी कहा था कि जो लोग मरे हैं भगदड़ में उनको मोक्ष मिल गया है। तो ये रेंज बहुत बड़ी, पर इसमें लगातार धर्म का इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं आस्था का इस्तेमाल है।
आपके लिए अपोज करना बड़ा मुश्किल है, और हमारे लिए पहचानना भी बहुत मुश्किल था, और हमने नहीं पहचाना कि ये क्या कर सकते हैं। और 90 के दशक के बाद तक हमको दिखाई देता है कि पॉलिटिशियंस इन बाबाओं के पैर छू करके जो बड़े हुए थे वो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। और इनके बीच में एक नेक्सस क्रिएट होता है। जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है हमारे यहां का, वो पॉलिटिशियंस और बाबा, हमारे लेफ्ट मूवमेंट ने नहीं पहचाना। और मैं इसको बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि हमने खड़े होकर के इनको साइंटिफिक टेम्पर के धरातल के ऊपर पूरी तरह से अपोज नहीं किया। एक दो चार जरूर स्टेटमेंट्स हमारे आए, पर हमने एनालाइज करने की इसको कभी कोशिश नहीं की। ये एक ऐसा सैलाब बन गए कि अब एक बाबा कुछ दवाएं बनाता है और ये हिम्मत पड़ जाती है उसकी कि वो कहता है कि मॉडर्न मेडिसिन का जो तरीका है वो बिल्कुल बकवास है, मेरी दवाएं जो हैं वो सब कुछ ठीक कर सकती हैं, कोरोना को भी ठीक कर सकती। और 3 मिनिस्टर्स, एंड आई हैपन टू बी देयर उस वक्त जब उसने वो कोरोनिल या जो भी नाम था उस दवा का रिलीज की थी, वो तीनों मिनिस्टर और वो बाहर निकल रहे थे। मैं एक और मीटिंग के लिए उसी कैंपस में मौजूद था। तो ये नेक्सस जो बन रहा था, हमने इसको नहीं पहचाना। इसकी बड़ी वाइड रेंज थी। इसमें 7 हर गली कूचे मोहल्ले के अंदर छोटा सा मंदिर बनाओ, एक आदमी को वहां बिठा दो और वो घरों के अंदर उसकी एक्सेस हो जाएगी और वो तुम्हारा एजेंट होगा सारे अंधविश्वास फैलाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ वो राजनीति भी करेगा, रिएक्शनरी। तुम बड़े बड़े आयोजन करो, लोगों को भेजो गंगा जल लाने के लिए और उसका पूरा इंतजाम करो, और ढिंडोरा पीटते रहो कि अपीजमेंट माइनॉरिटीज का हो रहा है, ताकि इस अपीजमेंट की तरफ किसी की नजर ना जाए। ये अपीजमेंट आपकी आंखों से छुपा रहे और हम ना पहचान पाए कि कहां असल में अपीजमेंट किया जा रहा है। ये हमारा काम मुश्किल क्यों था? हमारा काम जो साइंटिफिकली टेम्पर्ड सोसाइटी बनाना चाहते थे, क्यों मुश्किल था इतना? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अगर हम देखें, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, एक आम बच्चे की जो सुबह को उठता है उसकी जिंदगी का हिस्सा है कि घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ रिलीजियस चल रहा होगा। जब वो तैयार हो जाता है तो गाल के ऊपर या माथे के ऊपर काला टीका लगाते हैं, नजर ना लग जाए। जब वो बाहर निकलता है घर से तो वो देखता है कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये लगातार उसको चीजें दिखाई देती रहती हैं। स्कूल पहुंचता है, वहां उसको दिखाई देता है कि अच्छा, या तो कुरान से शुरू हो रहा है स्कूल सुबह को, या गणेश वंदना या सरस्वती वंदना या कोई हिम इससे शुरू हो रहा है, उस पर लेक्चर वगैरह हो रहा है। उसका इंटरेक्शन साइंस से शायद 45 मिनट के 1 घंटे में होता है। मैथमेटिक्स को और मिला लें तो 1.5 घंटा। वापस लौटता है, ये सब कुछ हो रहा होता है, बाजार जाता है, दुकान के अंदर कोई ना कोई मूर्ति या कुछ ना कुछ रिलीजियस सिंबल दिखाई देता है, वगैरह वगैरह, इंक्लूडिंग बैंक्स। और हमसे ये कहा गया था, और हमारी मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब इंपीरियलिज्म या कैपिटलिज्म पूरे समाज को बदल देता है तो फिर वो धर्म को, अंधविश्वास को किसी एक तरफ ढकेल देता है
वो धर्मों में फर्क नहीं करता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जहां तक सवाल था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, तब तक कम से कम मंदिर नहीं हुआ करते थे, मस्जिदें नहीं हुआ करती थी। यूनिवर्सिटीज हो, पुरानी बसी हुई थी, जहां थी वहां थी। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा है जिसके अंदर कोई ना कोई रिलीजियस प्लेस शुरू में ना हो, कोई ना कोई सिंबल ना हो। तो हमारे यहां कैपिटलिज्म ले करके आ रहा है अंधविश्वास को, जबकि हमारी मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कैपिटलिज्म अंधविश्वास को दूर करने का काम करेगा, भेदभाव खत्म करेगा, बिकॉज दे हैव टू लिबरेट दी प्रोलेटारिएट। अब सवाल यह है कि हम आगे क्या करें और अभी क्या हो रहा है। वो जो आए थे, खास तौर से आरएसएस की शाखाओं से निकले हुए लोग, वो जी एजेंडा साफ तौर पे कहते हुए आए थे और जोर जोर से चिल्ला करके वो देश से कह रहे थे कि जब बहुत कमजोर से तब भी यही कह रहे थे कि ये हमारा एजेंडा है, हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। हमने कहीं एनालाइज करने में कहा कि नहीं, ये फैशिस्ट नहीं है, और आज भी हम में से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैशिस्ट नहीं, वो कह रहे हैं फैशिस्ट हैं, हम कह रहे हैं नहीं, फैशिस्ट नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी समझ में कमी रही है। अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो एनसीईआरटी की किताबों से डार्विनिज्म का हटाना समझ में आता है शायद, कि चलिए साहब, डार्विनिज्म कहीं ना कहीं आस्था के साथ टकराता है, मुसलमानों की आस्था से भी टकराता है, क्रिश्चियंस की आस्था से टकराता है, ज्यूज की आस्था से भी टकराता है, और हिंदुओं की आस्था से भी टकराता है। ठीक है, हटाइए इसको। और जो मुसलमान देश हैं उन्होंने हटा रखा है, इजराइल में नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ है हायर लेवल पर ही है, और यूरोप में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आता है। परेशानी ये है ना कि आप कैसे बताएंगे फिर किसी बच्चे को कि भाई यहां से पैदा हुए, यहां से पैदा हुए, यहां से पैदा हुए, पैर से पैदा हुए, अगर डार्विनिज्म पढ़ा रहे साथ में, या अल्लाह मियाँ ने एक वो बनाया, पुतला बनाया, फिर उसमें रूह फूकी, ऐसे पैदा हुए, तो दोनों में टकराव है, समझ में आता है। पर ये मतलब पीरियोडिक टेबल क्यों हटा दी? सवाल ये उठता है, उससे क्या प्रॉब्लम थी इन्हें? वो जो बेचारा एक राइट एंगल ट्रायंगल को उसके नाम से जाना जाता था, पाइथागोरस, उससे क्यों लड़ पड़े? अकबर से और बाबर से, इनसे तो झगड़ा कर ही रहे थे, उससे क्यों लड़ पड़े? सवाल यह है कि जब आपको इसरो को ये कहना है और उसके ऊपर दबाव डालना है कि आकाश तत्व के ऊपर तुम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करो, तब फिर आप पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ाएंगे? फिर तो 4 तत्व की बात होगी ना, 5 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, नहीं कर सकते आप। लगभग 3.8 करोड़ यानी 3 करोड़ 80 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। 10वां क्लास इनमें से लगभग 5% गिर जाते हैं, जो आगे नहीं जा पाते, 11th क्लास में नहीं जाते। आपने 10वें क्लास तक हटा दिया। ये कह रहे हैं कि 12वें 11वें 12वें में है, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? तो अच्छा है कि एनसीईआरटी का सिलेबस सब जगह नहीं इस्तेमाल होता, इसलिए हम बचे हुए हैं। पर अगर आप कैलकुलेट करना शुरू करें
तो साइंस लेने वाले बच्चे लगभग 80 लाख हैं 10वें के बाद। 10वें तक हमें सबको ये पढ़ाना था। 10वें के बाद 80 लाख बच्चे साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, 40 लाख रह जाते हैं बाद तक। ये आंकड़े जो हैं ये बहुत गड़बड़ आंकड़े हैं, अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बताते हैं। कोई 20 लाख कहता है, कोई 80 लाख कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे आंकड़े दे रहा हूं। उनमें से बायोलॉजी लेने वालों को आधा अगर कर दिया जाए, अगर 40 लाख का आंकड़ा लिया जाए तो सिर्फ 20 लाख बच्चे, और अगर 80 लाख का आंकड़ा लिया जाए तो सिर्फ हमारे पास 40 लाख बच्चे। यानी बाकी सबको डार्विनिज्म नहीं पढ़ाया जाएगा, बाकी सबको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाई जाएगी, बाकी सबको ये बताया जाएगा कि हमारे शास्त्रों में पहले ही पाइथागोरस थ्योरम आ चुकी थी। ये अलग बात है कि पाइथागोरस हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ, वरना हम उसका नाम पाइथागोरस रखते थ्योरम का। अब हमें बदलना पड़ रहा है, गलती हो गई। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, आजादी के बाद इस मुल्क की जीडीपी दुनिया भर में घट के 4% रह गई थी, और अंग्रेजों के आने से पहले लगभग 30% थी। यानी हम 1/3 ऑफ द वेल्थ पैदा कर रहे थे दुनिया की। तो एक जख्मी हिंदुस्तान में ये सोचना और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना कि पढ़ाई और शिक्षा हर एक बच्चे का हक है, खूबसूरत ख्वाब था। पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे थे, कोशिश थी, पूरा नहीं कर सकते थे। अब जो फर्क आया है वो फर्क यह है कि पूरा नहीं करना चाहिए, पूरा करने की जरूरत नहीं है इस ख्वाब को, क्योंकि हम ज्यादातर लोगों को अब बाबाओं के लिए पैदा कर रहे हैं। ये जो बड़ा मास है इसकी जरूरत नहीं। ये पॉलिसी हमको पाकिस्तान में शुरू से दिखाई देती। वहां की मिडिल क्लास ने अपने बच्चों को वहां से बाहर पढ़ाया, बाकी सबको जो गवर्नमेंट स्कूल थे बुरी हालत में जाहिल ही पैदा किए। हमारे यहां अब जिस तरह से आइलैंड्स बनाए गए हैं कि पानी अपने लिए, सबको साफ पानी की अब जरूरत नहीं है, अपने लिए सिक्योरिटी, ऐसी लोकेलिटीज बना लेना जिसमें अपने चौकीदार खड़े कर दें हम, और उसी तरह से अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटीज, यहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, पर बाकी के लिए जरूरत नहीं है। बाकी सबको हम बाबाओं के लिए पैदा करें। तो जो बच्चा सुबह से लेकर शाम तक और जिंदगी भर बम्बार्डमेंट ऑफ मैसेजेस है रिलीजियस जिसके ऊपर, उसको साइंटिफिक टेम्पर के करीब लाना आसान काम बिल्कुल नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। पर संघर्ष जो विचारों का है उसमें हमें वापस जाना पड़ेगा साइंटिफिक टेम्पर की तरफ, बिकॉज वहां भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। बिना साइंटिस्ट के काम नहीं चलेगा, और हो सकता है कि शाखा से निकला हुआ एक आदमी कमिटेड साइंटिस्ट हो, और ये कई जगह एक्सपीरियंस पर्सनली कर चुका मैं, आप में से भी कुछ लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। वो छटपटा रहा है, इसलिए वो हिस्ट्री के ऊपर पूरी तरह से अटैक कर सकते हैं खुलेआम आजादी के साथ। वो आपकी सोशियोलॉजिकल एरेना में जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर डेफिनेटली अटैक कर सकते हैं, और बहुत विग्रस अटैक है। लिटरेचर के ऊपर बहुत विग्रस अटैक है,
पर साइंस में जब मामला पहुंचता है तो उन्हें बैकफुट पे जाना ही पड़ता है। कितना भी दबाव हो, कोई एक साइंटिस्ट उठता है और छोटी सी रिपोर्ट छाप देता है कि गंगा जल जो है वो पीने लायक नहीं, परेशानी खड़ी हो जाती। ये हिस्ट्री में नहीं हो रहा, ये ज्योग्राफी में नहीं हो रहा, ये बाकी चीजों में नहीं हो रहा। यहां पर डेफिनेटली कहीं कोई एक उंगली उठाने वाला खड़ा हो जाता है। मेरा यह मानना है कि लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस को वापस साइंटिफिक टेम्पर को लाना ही पड़ेगा एजेंडा के ऊपर। नमिता दीदी ने ये जिक्र किया कि मैं 30 साल से लगातार जाता रहा कुंभ मेले में, और उसकी वजह ये थी कि पैसे कम हुआ करते थे, जो ग्रांट्स मिलती थी वो बहुत कम होती थी, और नेशनल लेवल का साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर या पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस के ऊपर हमको सैंपल नहीं मिल सकता था। तो जो इलाहाबाद में संगम पे हर 6 साल बाद भीड़ इकट्ठा होती थी श्रद्धालुओं की, प्रीडोमिनेंटली जाहिर है कि हिंदू आस्था रखने वाले लोग आया करते थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मुसलमान भी आते थे, क्रिश्चियंस भी आते थे, और हमको सारे हिंदुस्तान से आए हुए लोगों का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सैंपल मिल जाता था। इट वॉज नेवर ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एज फार एज स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न, पर एक अच्छा सैंपल मिल जाता था। तो लगातार हम वहाँ जाते रहे। इस बार अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए, और उसकी 2 वजह थी। एक तो मेरा नाम गौर रजा था, लेकिन और लोग जा सकते थे, मैं नहीं जाता तो भी हो सकता था। कहीं किसी सोर्स से पैसे मिलने को तैयार नहीं थे। दूसरे हमारे जो दोस्त थे सारे के सारे इलाहाबाद में, वो भी डरे हुए थे, और उन्होंने कहा कि इस बार हम मदद भी नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पहुँच गए कि एक साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर या पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस के ऊपर सर्वे कुंभ में नहीं किया जा सकता। जितनी भी स्टडी रही है मेरी, वो बहुत ही चौंका देने वाले हमेशा रिजल्ट देती रही। लगातार लोगों के बीच में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बढ़ रही, साइंस और साइंटिस्ट के लिए लगातार इज्जत बढ़ी है इस मुल्क में। अवाम की जो गांव छोटे कस्बों से आया करते थे, तो साइंस और साइंटिफिक टेम्पर के लिए जो इज्जत है उसमें कोई कमी नहीं आई है। इसके बावजूद कि हमें लगता है कि मीडिया सारा का सारा एंटी साइंस हो गया है। जहां तक अंधविश्वासों का सवाल है, बहुत सारे अंधविश्वासों के ऊपर हमने क्वेश्चंस पूछे, और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं कि अंधविश्वास अवाम के बीच में घटे। इसके बावजूद के बाबा बढ़े हैं, इसके बावजूद के मीडिया ने पूरी ताकत अंधविश्वासों की फैलाने में लगा दी, और अब तो थोड़ा कम हो गया है। अब से अगर 10 साल पहले आप देखें तो हर एक के ऊपर कोई ना कोई चमत्कार हो रहा था, हर चैनल के ऊपर, और रोज़ किसी न किसी चैनल पे जाना पड़ता था कि आज यहाँ पर सिक्के चिपकने लगे, और कहीं पानी गिरने लगा, और कहीं कुछ हो गया। वो कम हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस है कि अब उसकी ज़रूरत उतनी नहीं बची है पॉलिटिकली। इस बार हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कुंभ का मेला रिलीजो कल्चरल मेले से शिफ्ट होकर के रिलीजो पॉलिटिकल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट आई है। जिस तरह से कावड़ को इन्होंने इस्तेमाल किया, अब उस तरह से वो शिफ्ट कुंभ के मेले के अंदर भी आ गई है। पर फिर मैं बात को दोहरा दूं कि हम लोगों का रोल बहुत अहम हो जाता है ऐसे में, क्योंकि अवाम के बीच में डेफिनेटली ये डेटा बता रहा है
कि अंधविश्वास कम हुए हैं, घटे हैं। उनका यकीन साइंटिस्ट में, उसके लिए इज्जत विज्ञान और उसकी वजह वही है कि शाखा से निकले हुए लोग भी विज्ञान के खिलाफ पर से नहीं बोल सकते। आज भी बोलना उनके लिए मुश्किल है। और जब वो रामदेव है ना एक, जब उसने कहा कि मॉडर्न साइंस जो है वो गड़बड़ है, और वो जग्गी भी कह चुके, ये सारे बलात्कारी वगैरह, अभी जग्गी के ऊपर तो अभी भी नया कुछ खुल रहा है मामला, तो इनका कोई लेना देना अध्यात्म से नहीं है। ये बहुत सारी जनता समझती है। तो ऐसे में हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस फिनोमेना को एनालाइज करें और इनके खिलाफ लगातार आवाज उठाने की जरूरत है। हमारे समाज के अंदर खास तौर से हमें ये दिखाई देता है कि गरीब तबकों में महिलाओं के पास कोई और रास्ता नहीं है आज़ादी का, और थोड़ी बहुत उनको जो राहत मिलती है धर्म के अलावा, बाबाओं के आश्रम में जाने के अलावा, या ये कहने के अलावा कि भाई वैष्णो देवी के मंदिर चलते हैं। हमारे समाज के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस बात का कि हम वैसे ही घूमने जा सकें। आप कह भी नहीं सकते कि कश्मीर घूमने जा रहे हैं, सी क्यों जा रहे हो, पागल हो, वैष्णो देवी जा रहे हैं, अब ठीक है। अपने देश की महिलाओं को इन बाबाओं से बचाना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बलात्कारी बाबा हैं, बल्कि वो हिंसक हैं, वो विचारों में हिंसक हैं, वो दिमागों में नफरतें डालने के औजार हैं, और वो अंधविश्वास की तरफ आधी आबादी को धकेलना चाहते हैं। कम से कम वो उनका टारगेट है। लेफ्ट मूवमेंट को ये बात समझने की ज़रूरत है, इस पर चिंता करने की ज़रूरत है, और इनका कैसे सामना किया जाएगा, किस तरह से हम साइंटिफिक टेम्पर को वापस नेशनल एजेंडा के ऊपर ला पाएंगे, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने ये किताब जिसका जिक्र किया गया इसी लिए लिखी थी कि मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी कि इन मुद्दों के ऊपर बातचीत की जा सके। मेरी दुआ है कि यहाँ जो यंग हमारे कॉमरेड्स और नई जनरेशन के लोग हैं, वो लगातार इसके ऊपर लिखेंगे और मुझसे बेहतर किताब लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।